नेतन्याहू ने एक पैगाम भेजा है, चिट्ठी भेजी है। सही। और वो चिट्ठी जो है वो गई है जनाब कि कतर के साथ हम अभी भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो सही। कतर की तरफ से जवाब किया है इस्तीफा। अब वो ट्रंप से खत्म हो गया ना, ट्रंप से तो शायद अब दोबारा मुलाकात कतर के अमीर और वो, क्योंकि मार्को रूबियो जब ये खुदक रहा था ना मेंढक की तरह, ये नेतन्याहू मार्को रूबियो के साथ खड़ा होकर कतर पे फिर हमला करेंगे, कतर पे फिर हमला करेंगे, कतर पे फिर करेंगे। तो मार्को रूबियो जो है उस वक्त वो गए थे, जो है वो मार्को रूबियो रात को, उस दिन भी मैंने बात की थी कि रात को छोटा सा उनका स्टे हुआ था कतर में। ये उस दिन की बात है जिस दिन इजलास खत्म हुआ था ओआईसी का और इस्लामिक अरब ममालिक का। जी। तो उसमें मार्को रूबियो ने कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये चाह रहे हैं कि आप एक रोल प्ले करते रहें। तो कतर की तरफ से खास दिलचस्पी नहीं हुई थी उसमें, क्योंकि सही। सारे दुनिया एक तरफ हो चुकी है, आपने कतर के ऊपर हमला कर दिया, अब आपकी बात पे कौन इतबार करेगा। तो कतर की तरफ से भी दो तीन बातें हुई थी। एक तो ये है कि नेतन्याहू पब्लिक में माफी मांगे, सही। माफी मांगे, पब्लिकली माफी मांगे, और कहे कि मैं माफी चाहता हूं और मैं इस पे दोबारा ये मैं मेंढक की तरह नहीं फुदकूंगा, बल्कि फुदकूंगा ही नहीं। मैं आइंदा ये बात नहीं करूंगा कि एक कतर पे हम या किसी और मुल्क पे हमला करेंगे। और मैं माफी चाहता हूँ, ये हमसे गलती हो गई, गलती से बटन दब गया और बटन दबने के बाद गलती से वो ट्रम्प को चली गई बात और ट्रम्प ने सेंड कॉम भी, सबसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ, सारा मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ये मेरी गलती है। और इसमें एक और अमेरिका या किसी की गलती नहीं है। बराए करम हमास से दोबारा मुज़ाकरा शुरू करवाएं, दोबारा बातचीत शुरू करवाएं, क्योंकि अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं है ना। गजा शहर में टैंक खड़े हुए हैं, वो जी। बच्चे अंदर, ऐसे इमदाद भी जा रही है। और मैं आपको बताऊं आज वो उन्होंने गजा से फिर मिसाइल मार दी है, सही। हुतीज ने नहीं, जी। मगरबी किनारे से नहीं, जी। जी। गजा से फिर मिसाइल मार दिए उन्होंने। ये अशदोद ये जो उनकी जनूबी बंदरगाह है इसराइल की, अभी सही। तक वहां पर वो जो है ना वो मौजूद है हमास, और वो लड़ रहे हैं हमास के लोग। तो सही। ये जो है ना ये मुकम्मल तौर पे तो ये तो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। ये प्रोजेक्ट एक कॉलोनियल दौर का प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट जिन कुव्वतों ने उसे बनाया था वो कुव्वतें खुद इस वक्त उसको रिवर्स कर रही हैं। ट्रम्प जो है वो कह रहे हैं कि शायद ये जंगे होंगी तो उसके नतीजे में कोई फायदा होगा उनको, उनको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। उनका जो है वो ये सारा नोबेल प्राइज वाइज ठुस हो जाएगा सारा। उन्होंने अपने वो मैंने कल भी बात की स्टॉकहोम सिंड्रोम की, उन्होंने सबसे पहले अपने वो जो करीब के लोग हैं ना जो अभी तक उसी में मुब्तला हैं, उन्होंने उठा उठा के जी। पहले फेंका है ना कि वो शी जिनपिंग से बात करनी है फोन पे तो चलो यार ताइवान को फेंक दो अंडर तो बस। वो ताइवान को उन्होंने ऐसी तैसी फेर दी। ताइवान कह रहा है हम खुद अपनी जो है वो डिफेंस करेंगे और हमसे मत हम डरते नहीं है, हम ये वो समझ नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, क्वाड उधर से साथ जी। ही फारिग हो गया, ऑस्ट्रेलिया इधर चला गया, जापान जो है वो उधर चला गया, भारत के साथ क्या हुआ है मैं उस पर क्या तबसरा करूं। लेकिन ये है कि एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, जी। और वो बात जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंटली दे रहा हूँ कि ये जो इनका जो काज है, जो मैंने जी। कल भी बात की थी ना एस्टोनिया की, जी। जी। एस्टोनिया की मैंने बात की थी। एस्टोनिया बाल्टिक स्टेट्स में है, लेटविया, ऊपर एस्टोनिया, गल्फ ऑफ, मैप को देखें आप, बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट यूरोप में। और नीचे फिर लेटविया, लिथुआनिया, ये वो मुल्क हैं बाल्टिक स्टेट्स के जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। अब एस्टोनिया जो है वो और ये मुल्क जो है ये रशिया के साथ अपना बॉर्डर रखते हैं, और ये वो मुल्क हैं जो रशिया का हिस्सा, सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। 91 तक ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। अब सही। एस्टोनिया के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि हमारी खिलाफ वर्जी हुई, आर्टिकल 4 को रिवोक करें, जो मैंने कल भी बात की थी। लेकिन उसमें जब कल बात की थी वो उसका एक बात जो मैंने कल की थी कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी साल एस्टोनिया थोड़े दिन पहले, क्योंकि यूरोप निकल रहा है हाथ से, तो जनाब ये नेतन्याहू और इसराइल कूद गए यूरोप के अंदर। ये ना नेटो में ना 3 में ना 13 में, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है यूरोप के साथ, यूरोप किसी और तरफ जा रहा है। ये जनाब मौसूफ कूद गए एस्टोनिया में, क्यों? क्योंकि वो रशिया ने स्टेट सख्त पोजीशन ली हुई है, सही। रशिया ने बड़ी स्टेट पोजीशन ली हुई है फलस्तीन पे। जी। और ये झड़पें हो रही हैं इनकी आपस में, ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है वो, मेरे ख्याल से आसिम इफ्तिखार साहब किसी को इंटरव्यू दें तो बताएंगे इन दिनों में क्या हुआ है वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। तो ये जो है ये कभी उलझते हैं, ये इसराइली उलझता है कभी, वहां पे मंदूब जो बैठा है ये कभी उलझता है रशिया के साथ, कभी उलझता है चाइनीज के साथ, जलील होता है, उसके बाद वो फिर बकवास करता है, फिर बकबक करता है। अब मसला ये है कि वो ये जनाब अचानक इनका जो वजीर खारजा है, जो मैं कल भी कहा तो उसने ट्वीट कर दिया कि हम तो एस्टोनिया के साथ, तुम हो कौन?
तुम कौन हो? और ट्रम्प ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। उन्होंने कहा अच्छा यार एस्टोनिया के ऊपर गलती से वो पोलैंड वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देने जा रहे, जो कल भी मैंने बात की थी। तो उसका अगर काज का आप वो दिखा सकें, अगर ट्वीट आपने तैयार किया हो प्रोडक्शन टीम ने, तो जी। आप ट्वीट देखें वो अचानक इसराइल जो है वो बात करे एस्टोनिया की। इस्टोनिया, वो कहाँ इस्टोनिया भाई? तुमसे अपना मगरबी किनारा नहीं संभाला जा रहा, वो जॉर्डन का बॉर्डर नहीं संभाला जा रहा, तुम जाके बात कर रहे हो एस्टोनिया की। और ये आप जरा ट्वीट अगर देखें, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम दिखा सके, जी। ये बैठ के इसराइल का जो वजीर खारजा है ये बात कर रहा है, इसराइल कंसर्न ऑफ रशियन एयरप्लेन। अच्छा, वायलेशन ऑफ एस्टोनिया। अच्छा, ये जो वायलेशन है ये रीसेंट इवेंट जो पोलैंड में हुए थे स्टेबिलिटी रीजन की, और शुड बी अवॉइडेड। यानी आप ये देखें, ओ भाई, ये पागल आदमी जो है नेतन्याहू, इससे जान छुड़ाएं। ठीक है, ये अपने साथ। और मैं आपको एक बात बताऊं, जी। मुझे एक यहाँ पे जंग और होती नजर आ रही है, एक और जंग होती नजर आ रही है। अल्लाह मेरे मुंह में खाक, लेकिन एक और जंग यहाँ पे इस रीजन में यहाँ पे होती नजर आ रही है। और उसकी वजह यह है कि जी। जिस तरह मामला जा रहे हैं ना, और खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जंग, मैं कोई वस्ती जो ये पूरा जो मशरिक वस्ता है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक जंग बहरहाल कहीं पक रही है, एक और फ्रंट किसी जगह पे पक रहा है। बस इस जुमले से फिर मैं कल एक आध दिन के अंदर इसको आगे बढ़ाऊंगा कि वो किसी भी वक्त वो जंग छिड़ सकती है। सही। अच्छा, फिर उसमें एक बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है अपने सोशल ट्रुथ पे, उन्होंने बगराम एयरबेस की बात दोबारा की है। सही। और बगराम एयरबेस पे इस दफा जो उन्होंने बात की, बड़ी सख्त बात की है। उन्होंने कहा ये बगराम एयरबेस तो मैं ले लूंगा अगर हम उनका सोशल ट्रुथ पे मैसेज देखें, तो इस वक्त थोड़ी सी जरा वो सख्त बात है। और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नहीं, जिस वक्त मैं चाहूंगा मैं बगराम एयरबेस ले लूंगा, और अगर हवाले कर दी जाए तो मुनासिब है, वरना मैं उसको बगराम एयरबेस को मैं ले लूंगा। अच्छा, अब ये बगराम एयरबेस जो है ये इसके बारे में मैंने तालिबान की तरफ से जो है वो इसकी इसको कह दिया गया कि नहीं, और इसको चाइना ने भी कहा है कि नहीं, जो फैसला होगा अवाम अवाम करेंगे। अच्छा, तो बगराम में ये सोशल ट्रुथ पे जो मैसेज है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, जो लेटेस्ट मैसेज है, जी। अफगान डजंट गिव बगराम एयरबेस बैक टू दोज दैट बिल्ट इट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सही। बुरा होने जा रहा है, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा है बगराम एयरबेस। मैंने दोबारा एक बात की थी कि बगराम एयरबेस जो है वो, अच्छा तालिबान ने कहा है कि जो दोहा एग्रीमेंट आपके दौर में हुआ था उसके अंदर ये लिखा हुआ था, दोहा एग्रीमेंट हुआ था जब ये ज़ुल्म खलीलजाद, मैं आपको बताऊं, ये अमेरिका में भी बड़ी एक एक गेम हो जी। रहा था उस वक्त। गेम ये हो रहा था कि पहले होने थे ये मुज़ाकरात तालिबान के साथ मरी में, अगर आपको याद हो, ये एग्रीमेंट ये हो रहे थे मरी में। इन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान से बाहर, इन्होंने दोहा के अंदर दफ्तर खुलवाए। ठीक है, सही। खुद इन्होंने फंडिंग की, सारा खुद इन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम जो है इसको बाहर जाके करेंगे। बाहर जाके करने के बाद जितने इनको मिले हैं लड्डू पेड़े खाने को, जी। ठीक है ना, वो दिख रहे हैं। और पूरे खत्ते के लिए और पूरे रीजन के लिए अफगान सॉइल एक खतरा बन चुकी है। बहरहाल इन्होंने कहा हम अलग से बात करें। अब वो कह रहे हैं अफगान को कि आपने दोहा एग्रीमेंट जो किया था उसमें तो आपने कहा था कि खुद मुख्तारी होगी और किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होगी, और ये आपने किया था और अफजल में ने किया था, ये तो आपके दौर में हुआ था। ठीक है, बाद में ब्लिंकन और बाइडेन दौर में इनखला हुआ, वो बुरा लग रहा है, लेकिन बगराम के ऊपर तो आपने हमारे साथ तय किया था मामला कि आप ऐसे नहीं करेंगे। अब बहरहाल ये जाने और तालिबान जाने इनके दरमियान क्या बात हो रही है, और इसमें कौन सा मुल्क इनको सपोर्ट करेगा, चाइना बैठा है, रशिया का है। लेकिन एक बात मैं और जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको हम ये किसी भी तरह से इस मरहले पे हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही। और वो जो बात है वो ये है कि देखें, सरजाई गौर जो हैं, उनका नाम काफी तवील है लेकिन सरजाई गौर ही रखते हैं, ये बड़े यंग 38 39 साल के नौजवान हैं। और ये जो है ये भारत में सफीर इनको अपॉइंट किया है। अभी अभी तक इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाली, सही। लेकिन ये जो है ये पहली दफा इनका जो ओहदा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी जो टीम है वहां पे डायरेक्टर है, इलॉन मस्क से इनका फटा रहा है। अब इस सही। बात पे आप जरा गौर करें कि जो भारत में अमेरिका का नया मंदूब होगा, वो अमेरिका का मंदूब नहीं होगा, बल्कि वो पूरे जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया का मंदूब होगा। जी। ये पूरा साउथ एशिया
यानी जो और उसके साथ साथ ये यानी स्टार्ट होगा गालिबन इनका जो अगर साउथ एशिया का लिखा है तो बांग्लादेश भी होगा, फिर नेपाल भी होगा, फिर उसमें जो है वो मालदीव भी होगा, पूरा साउथ एशिया को भी, और उसके साथ ही सेंट्रल एशिया को भी। सही। और तो सेंट्रल एशिया को भी, और थोड़े दिन पहले ये जो अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो एक मिडिल कॉरिडोर खोला है, ये जो जिसको ट्रम्प साहब ने अपने नाम से जी। उसको अपना नाम दिया है जेंगोर कॉरिडोर का, जो कि एक्चुअली मिडिल कॉरिडोर है चाइना टू तुर्किया और आगे यूरोप का। और बीच में ये मैं उधर भी बात कर रहा था कि ये जाहिर है कि दरमियान में रुके हैं, स्टीव विटकॉफ ने वो रोल प्ले किया है, लेकिन इसको इन्होंने ये रशिया और चाइना के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आए हैं, और इन्होंने ये रोड जो है खुलवा दी है, जिसपे आर्मीनिया काफी तपा भी हुआ। आर्मीनिया वैसे ही तपा हुआ है क्योंकि एक तो वो सारा ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मुझे एग्जैक्ट मैंने वो दिन कवर किया था जब मैंने कल भी बात की ना कि 2003 में जब ये अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साइन हो रहा था, तो मैंने वो एग्जैक्ट कवर किया, और बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात हैं, कभी मैं उस पर लिखूंगा या बात करूंगा। जो उस दिन जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो उस दिन ये मामला हो रहे थे। सही। मैं आपको ये बताऊं कि ये पूरा का पूरा जो ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ है पूरा वो तबाह हो गया। ये इसका कोई ताल्लुक नहीं था मोदी जी से। और पे दर पे नहीं होते, सुबह दोपहर शाम H1B वीजा का जो सत्यानाश हुआ है, ये 1990 तक ये लॉटरी सिस्टम निकलता था। हम ये अच्छी तरह याद है, ये लॉटरी निकल रही है जनाब, लॉटरी होता था, लॉटरी सिस्टम कि सही। जी ये वीजा इस तरह से निकलेगा, लोग अप्लाई करते थे, उसके लिए क्वालिफाई करते थे, उसके लिए एग्जाम देते थे, कोई डॉक्टर्स एग्जाम दे रहे हैं, कोई टेक के लोग एग्जाम दे रहे हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई ये, फिर उसके बाद फिर वो अप्लाई करते थे, फिर वो अच्छा जी हमारी ग्रीन कार्ड लॉटरी निकला है, वो ग्रीन कार्ड भी कैंसिल कर रहे हैं। वो ये जना H1B वीजा को भी कह रहे हैं कि जी जो उधर हैं वो उधर फंस गए हैं, जो जिन्होंने वहां पहुंचना था वो पहुंच नहीं सके। एक जी। मिलियन में तो गोल्ड कार्ड है उनका सही। बैंकिंग चैनल के थ्रू। और मुझे आप एक बात बताएं, जी डॉक्टर साहब। $1 मिलियन लेके मैंने गोल्ड कार्ड ले लिया, मैं करूंगा क्या वहां जाके? वो जो वहां रहना है, काम है, कोई दुकान खोलूंगा, कोई खर्चे करूंगा, बैंकिंग चैनल से पैसे भेजूंगा, पहले बैंकिंग चैनल से पैसे भेजूंगा, फिर वो कार्ड अप्लाई होगा, फिर जिस मुल्क में बैठा हूँ उस मुल्क के लोग मुझे पकड़ेंगे कि अच्छा बेटा ये बैंकिंग चैनल से $1 मिलियन भेज रहे तू बाहर, तो ये जरा बताना ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास। तो जो पुराने जिनके बच्चे बैठे हुए हैं वो फंस गए हैं, वो जिन्होंने अपने ये जो एलीट ऑफ द एलीट दुनिया की ये फंस गई है, इन्होंने बच्चे भेजे हुए थे, किसी ने इधर बैठे हुए थे दाल रोटी खा रहे थे बैठ के, बच्चे उधर भेजे हुए थे, कुछ टेक के लोग थे, कुछ वो लोग थे सेल्फ मेड जबरदस्त। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ ऑन बिल्कुल कि इंडिया का जो टेक उनके लोग हैं, टेक के लोग बड़े जबरदस्त, उनके बहुत स्टार्टअप, ये वो सारे सबका सत्यानाश कर दिया मोदी ने उठा जी के। डॉक्टर साहब। ये स्ट्रेटेजी, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर का, और ये H1B वीजा, और वो जो हथकड़ियां लगा के, और मैं उस वक्त ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा अनयूजुअल था, ये हथकड़ियां लगा के वापस भेज रहे हैं। ये बाइडेन दौर का इशू नहीं है, ये बाइडेन सॉरी ये ट्रम्प दौर का इशू नहीं है, ट्रम्प दौर से पहले बाइडेन दौर का इशू है, जब इन्होंने लोग पकड़ लिए थे कि कत्ल कर रहा है वजीद देवल दूसरे मुल्कों में। इनको समझ ही नहीं आती, ये अपनी दुनिया में मस्त, ये वही क्या कहते हैं जो स्टॉकहोम सिंड्रोम में बैठे हुए हैं, ठीक है, जितने जूते खाते हैं उतनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, अब इशू इसमें तो ये जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो अगला मंदूब है वो क्यों ये ग्रेटर गेम प्लान हो रहा है, ग्रेटर गेम आहिस्ते से खुलेगा, ये क्या चक्कर है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनको बगराम चाहिए, और बगराम उनको चाहिए, और साथ ही उनका जो नुमाइंदा है इस इलाके का नुमाइंदा खसूसी, वो सेंट्रल एशिया को, जहां उनकी ऑलमोस्ट प्रेजेंस नहीं है। स्टांस तो सारे के सारे एससीओ के मेंबर है ना, स्टांस तो सारे एससीओ के मेंबर हैं, और चाइना और सॉरी रशिया के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में